Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss alcohols, phenols and ether part 4. इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो और दे दिए हैं जिसमें आपने काफ़ी कुछ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में पढ़ा है। तो अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में एक रिएक्शन आपने पढ़ लिया है, तो ये भी जो नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं ये आपका एस्टरीफिकेशन यानी कि सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से स्टार्ट होगा। तो देखें यहाँ पे क्या होता है। एस्टरीफिकेशन जैसा कि आप पहले भी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं, जो ईस्टर होता है वो अल्कोहल एंड एसिड से या ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद में बनता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और भी जानने को मिलेंगी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो एस्टरीफिकेशन है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बट ये नहीं आपने पढ़ा है कि एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड्स इनके साथ भी ईस्टर फॉर्म होता है। तो ये अभी जो आपने अब जो यहाँ पढ़ेंगे वो एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है एस्टरीफिकेशन की। कहने का मतलब है अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिटिक एनहाइड्राइड्स तीनों के साथ में रिएक्ट करके सुटेबल कंडीशन में ईस्टर फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे AR का मतलब है एरिल या R का मतलब है एल्काइल। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी ग्रुप हो सकता है। AR का मतलब है C6H5, ठीक है, प्रीवियसली अब हमने आपको बताया भी है। और यहाँ पे जो R डैश है ये डिफरेंट भी हो सकता है, R से सेम भी हो सकता है। तो अगर ये आपका एरिल है यहाँ पे तो ये फिनॉल होगा, और अगर एल्काइल है तो ये एल्कोहल होगा। इसलिए मैंने तीनों सेक्शंस में, तीनों पार्ट्स में AR एंड R, एरिल एंड एल्काइल, एरिल एंड एल्काइल इस तरह से किया है, ताकि ये लर्न करने में थोड़ा सा सही लगे, मतलब सुविधाजनक रहे। तो यहाँ पर जब एसिड के प्रेजेंस में इसको हम ट्रीट करते हैं तो देखिए, अगर एरिल आपने हाइड्रोक्साइड लिया है तो आपका उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, और अगर आपने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग ईस्टर आपका फॉर्म होगा, और साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। ये आपने रिएक्शन 10th में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगर फिनॉल या फिर अल्कोहल का रिएक्शन आप किसी भी एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। दो एसिड ग्रुप एक ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको अगर एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो उसमें भी जो आपके रिएक्टेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग ईस्टर फॉर्म होता है, और लास्ट में आपका एक एसिड भी फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे वाटर नहीं फॉर्म हुआ है, तो ये आपका ईस्टर एंड एसिड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ एल्कोहल और फिनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल या फिनॉल, अगर आप एसिड क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो अभी देखिए, अभी तक आपने एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट किया था, बट यहाँ पर पिरिडीन लिया गया, एक बेस है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिरिडीन के प्रेजेंस में, एक बेस के प्रेजेंस में ईस्टर फॉर्म होता है, और आपका एक एसिड भी फॉर्म होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, HCl होता है। तो ये आपके कुछ एस्टरीफिकेशन है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जिनमें कंप्लीट द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, या फिर आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ABCD, इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट है यहाँ पे, एस्पिरिन आपने नाम सुना होगा, ये आपका एक मेडिसिनल कंपाउंड है, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक भी होता है। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड एंड एनहाइड्राइड के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। एसिड एनहाइड्राइड को जब हम सैलिसिलिक एसिड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका एस्पिरिन बनता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। ये आपका एक मेडिसिनल कंपाउंड है, और ये आपका जो रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन या फिर कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, देखिए फिनॉल्स, एल्कोहल्स की रिएक्शन आपने ऊपर स्टडी कर ली हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम फिनॉल्स की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज़ आपकी आ चुकी है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए फिनॉल में जो OH ग्रुप अटैच होता है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ये हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास में ले चलते हैं। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो डायरेक्टिव इफेक्ट होता है बेंजीन न्यूक्लियस पे, वो रिंग को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। OH जो है आपका एक आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, यानी कि ये जो आपका आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है
ये बेंजीन रिंग को आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एक्टिवेट करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है। कैसे करता है? OH ग्रुप जब अटैच हो जाता है किसी बेंजीन न्यूक्लियस से तो वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इसको हम देखेंगे, उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके थ्रू इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें देखेंगे कि एक आपका आर्थो और एक पैरा किसी न किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज उस पर जरूर आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इम्प्रूव हो रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये लर्निंग स्किल की है। इसमें रीजनल टाइप के आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हैं, आयनिक स्ट्रक्चर्स, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आर्थो पोजीशन है, आर्थो पर एक आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पैरा पे आया है एंड फिर नेक्स्ट में ये आर्थो पर आया। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप होता है जिसके रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा मेटा डिसाइड करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो सबसे उसके बाद जो सबसे पहली पोजीशन आती है वो आर्थो होती है, चाहे लेफ्ट हो या फिर राइट हो। तो ये आपकी दोनों पोजीशंस आर्थो होती हैं। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन होती है यहाँ पे, जैसे एक ये है और इधर से चलेंगे तो ये है, तो ये दोनों आपकी मेटा होती हैं। और जो थर्ड पोजीशन होती है वो आपकी एक ही हो सकती है किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में, वो आपकी पैरा हो जाती है, बिल्कुल 180 पे होती है। तो ये आपकी पोजीशंस हैं। देखिए यहाँ पे आर्थो पे आ रहा है, इसमें पैरा पे आ रहा है, इसमें आर्थो पे आ रहा है। तो अभी जो हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि इसमें ये कैसे रिंग को एक्टिवेट करता है, तो ये देख सकते हैं ऐसे करता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इन पोजीशंस पर, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन को या इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उसको अटेंड करता है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पर बढ़ा देता है OH, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसको अटैच होने में, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, नाइट्रेशन है, ठीक है। तो नाइट्रेशन के केस में दो आपके टाइप हैं, एक आपका डाइल्यूट HNO3 है, दूसरा आपका कंसनट्रेट HNO3 के साथ है। देखिए डाइल्यूट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये आर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि डाइल्यूट जो आपका इसमें नाइट्रोनियम आयन बनता है NO2+, वो आपका लेस रिएक्टिव होता है जनरेटेड बाय डाइल्यूट HNO3, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनाता है। ये आसानी से ईजिली रिएक्शन करता है और एक एक पोजीशन को एक एक बार में अटेंड करता है। बट जब कंसनट्रेट H2SO4 हम यूज़ करते हैं तो ये सारी आर्थो पैरा पोजीशंस को बहुत रैंडमली अटेंड करता है, उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपकी आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, सभी को एक ही प्रोडक्ट में उसने क्या है कैच कर लिया है, पिकअप कर लिया है। तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट के केस में आर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे, और जो आपका कंसनट्रेट है बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से वो सारी पोजीशंस को कवर कर लेता है, जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन होती हैं प्रोडक्ट उसमें न्यूक्लियस में, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आपका एक रिमेंबल पॉइंट है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर वोलाटाइल दैन पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए इसमें होता क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में विद इन द मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जब इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसकी स्केपिंग टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। स्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है अपने सोल्यूशन से बाहर जाना, अपने सोल्यूशन से या अपने माध्यम से, अपने मीडियम से बाहर जाने की जो नेचर है उसे हम स्केपिंग टेंडेंसी बोलते हैं। तो स्केपिंग टेंडेंसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम मोर वोलाटाइल बोलते हैं, बहुत जल्दी ये उड़ जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसमें पैरा पे जो आपका OH है ये काफ़ी डिस्टेंस गेन किया होता है, तो यहाँ पर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। तो जब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है वो इतनी आसानी से स्केप नहीं करते, अपने सोल्यूशन से बाहर नहीं आते, यानी कि इनकी स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेस वोलाटाइल है, और ये आपका इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मोर वोलाटाइल है। देखिए एक चीज़ और भी इसमें पूछी जा सकती है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट से इसका रिलेशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो उसमें भी आपको सेम ही रीज़न देना। देखिए जो ज़्यादा वोलाटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ध्यान रखिएगा, और जो कम वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है, इसको जो आसानी से वाष्पशील नहीं, मतलब वोलाटाइल नहीं हो रहा है,
उसकी वोलेटिलिटी कम है, उसकी स्केपिंग टेंडेंसी कम है, वो बाहर नहीं जा रहा है आसानी से, तो उसका टेम्परेचर में बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और रीज़न आपके दोनों अभी जो हमने डिस्कस किए हैं वही रहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हैलोजिनेशन। तो अभी जैसे आपको हमने नाइट्रेशन बताया था, उसमें 2 केसेस हैं सेम वे में, इसमें भी हैलोजिनेशन, इसमें ब्रोमिनेशन हम एग्जांपल में ले रहे हैं। तो यहाँ भी 2 केसेस हैं। अगर आप ब्रोमीन वाटर को कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म में लेते हैं तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है यहाँ पर Br+, और इसमें 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक आपका आर्थो होता है, दूसरा आपका पैरा होता है। इसमें पैरा आपका मेजर होता है और ये आर्थो वाला माइनर होता है। बट अगर ब्रोमीन वाटर जो कि आपका हाईली कंसनट्रेटेड ब्रोमीन होता है, उसको अगर लेते हैं तो सारी आर्थो पैरा पोजीशंस को ब्लॉक कर देता है। ये एकदम लर्निंग स्किल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनसे रिलेटेड अगर कोई आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड, इस तरह के जो स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका वाइट पीपीटी बनता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आइडेंटिफिकेशन में कहीं से आपका ये आ जाए। नेक्स्ट आपका है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे में देखिए क्या होता है, आर्थो, इसमें जो आपका ये रिएक्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CO2 के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर फिनॉल का लिया गया है, और जो आपका CO2 है वो आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में करते हैं कन्वर्ट, बेस के साथ में रिएक्शन करके, और फिर जो आपका फिनॉक्साइड आयन है जब वो एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसको हम CO2 एंड एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक ये कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है, यहाँ पर इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड जो होता है वो आपका फिनॉल से ज़्यादा एक्टिव होता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए फिनॉल के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका नेम रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, देख लेते हैं। एक आर्थो फॉर्मुलेशन है फिनॉल्स पर, जो आर्थो फॉर्मुलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH। देखिए अभी एक और आगे आपको रिएक्शन बताएंगे जो इसमें नहीं मेंशन है बुक्स में, वो भी आपका रीमर टीमन ही होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्लोरोफॉर्म उसके साथ में जब उसको ट्रीट करते हैं तो एक आपका इंटरमीडिएट बनता है, और फिर वो आपका फाइनली एक एसिड, एक आपका एल्डिहाइड क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। देखिए चाहें तो आप यहाँ से इन चीज़ों को नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, ये आपका H+ यहाँ पर दिखा के और सीधे आप यहाँ तक आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लर्न करने में आसान हो जाएगा। ये 2 आप स्पीसीज़ हाइड कर सकते हैं, और इस H+ को यहाँ पर नीचे दिखाकर यहाँ से सीधे इसको आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपसे कहीं ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो जिसकी बात कर रहे थे कि अगर क्लोरोफॉर्म को CCl4 से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और ये भी आपका रीमर टीमर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो दोनों में से कोई भी आपको देना है जब आपसे पूछा जाए, और दोनों को ही लर्न रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये डायरेक्ट पूछा जाए। कभी कभी क्या होता है रिएक्शन दे देते हैं और उसमें प्रोडक्ट फिर आपसे पूछते हैं, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है तो कौन सा नेम रिएक्शन है, या फिर कोई जनरल रिएक्शन है तो फिर कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये CCl4 CHCl3 की जगह पे हम लेते हैं तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। सेम चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका नेक्स्ट है जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो जिंक डस्ट के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है बेंजीन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ में रिएक्शन अगर करता है तो ये बेंजोक्विनोन बनता है, ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा। एक नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मीथेनॉल इथेनॉल आप एल्कोहल से पढ़ते हैं, जो मीथेनॉल होता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है, और इसको हम वुड स्प्रेड भी बोलते हैं, और अगर इसका अमाउंट कहीं बॉडी में थोड़ा सा चला जाता है तो वो ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है। ठीक है,
ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, और अगर ज़्यादा चला जाता है तो ये डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर इनसे कभी भी आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली रहें, केयरफुली इसके साथ में पेश आएँ। कोशिश ये करें कि बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट आपका है इथेनॉल। इथेनॉल को कमर्शियली फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है, आपका नेचुरल प्रोसेस है। इसमें केन शुगर को हम इन्वर्टीज एंजाइम के साथ में वो कराते हैं एयरटाइट एटमॉस्फेयर में, तो आपका ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज जाइमेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज को एल्कोहल यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता दें, अगर एल्कोहल को जो आपका इथेनॉल है उसमें अगर थोड़ा सा अमाउंट कॉपर सल्फेट या फिर पिरिडीन का मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसको डिनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो आपका एल्कोहल है इसको पीने में कम से कम यूज़ किया जाए। इसको थोड़ा सा पॉइजनस बनाने के लिए डिनेचर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी स्पिरिट आती है, स्पिरिट भी आपका एक एल्कोहल ही है। उसमें क्या करते हैं, इथेनॉल में CuSO4 या फिर पिरिडीन मिला देते हैं। CuSO4 की वजह से वो हल्का सा ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ भी आपसे पूछा जाता है डिनेचर्ड एल्कोहल या डिनेचरेशन ऑफ एल्कोहल, तो आप ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसमें आप दे सकते हैं। और इनके नेम भी आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइसेस में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बेसिस पर भी ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वर्कशीट है और इसे आपको सॉल्व करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।